वेलकम बैक नाजरीन। मैं लशारी साहब से ही फिर प्रोग्राम का दूसरा चंक जो है उसका आगाज करूंगा। लशारी साहब, जरा एक मेरे ख्याल में जो एक फलसफा है या एक आइडियोलॉजी कहूं या एक सिनेरियो कहूं, जरा बताइएगा ये है क्या डेवलपमेंट जो वक्त के साथ हो रही है। आज से हम अगर 20 से 30 साल पहले चले जाए लशारी साहब, तो हम कहते हैं जी 5 रुपए का जो है वो किलो, 5 रुपए का किलो आलू मिलता था, 5 रुपए का किलो जो है हमें चिकन मिल जाता था। और आज जो वक्त है उसके अंदर हम देखते हैं कि 1000 तक का किलो जो है वो चिकन हो चुका है। और नोट भी जो है वो हम 5000 का नोट हमारा चला गया है। और उस वक्त नोट भी मेरे ख्याल में बड़ा से बड़ा नोट सर 500 का, 1000 का होता था। ये वक्त के साथ साथ पैसे की कीमत घटती जा रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है या दुनिया के अंदर ये ऑर्डर तब्दील होता जा रहा है, और ये कैसे बढ़ता जाएगा ये सिलसिला? देखिए, ये दुनिया के अंदर ही ऑर्डर तब्दील हो रहा है जी। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो आपका जो डॉलर पैरिटी रेट है, अगर डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है ना जी, उसका मतलब ये है कि डॉलर आप कहीं भी इस्तेमाल करें वो चल जाता है। तो ये अमेरिका ने आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद जब उन्होंने सऊदी अरेबिया से मुआहदा किया कि तेल जो है वो सिर्फ डॉलर में ही खरीदा जाएगा, तो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी होगी। उसमें देखिए उस वक्त के दौर में अगर आप जाएं तो 7 रुपए का डॉलर था, आज देखें तो 282 रुपए का डॉलर है। तो महंगाई तो होनी ही होनी है, और आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमेशा बढ़ती की तरफ चली जाती हैं, कम होने की बड़ी सूरत कम है। तो इसी तरह आपकी प्रोडक्शन पहले कम होती थी पर एक्टर यील्ड, आपकी यील्डें बढ़ गई हैं, आपके जो फर्टिलाइजर हैं वो आ गए, फिर टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी आ गई, इरिगेशन के नए तरीके कार आ गए। महंगाई ने, मैंने जैसे आपको कहा, इट इज एन इंटरनेशनल फिनोमेना। अब इस वक्त देख लें कि यूके की इकोनॉमी बैठी पड़ी है, अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बैठी पड़ी है, अमेरिका सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, लोन उस पर चढ़े हुए हैं। तो यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था लशारी साहब, ये अवाम भी सुने कि एक फिनोमेना ऐसा है जो सब पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सप्लीमेंट हो रहा है और पाकिस्तान फिर भी अपने पांव पे खड़ा है। ठीक है, हमारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, मगर जैसे ही अगर हमने अपने गवर्नेंस के इशू रिजॉल्व कर लिए और अवाम बेस्ड अपने पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी, फिर आपने टैक्सेशन की, मैं दोबारा, क्योंकि टैक्सेशन, कस्टम क्लियरेंस बिजनेसमैनों के लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है कि आप ना कंटेनर जाने देते हैं ना आने देते हैं, 15-15 दिन कंटेनर पोर्टों पे खड़े रहते हैं। सो आपके पास वक्त की कीमत होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो है ना, आप बात कर रहे थे कि डॉलर और इसकी, ये जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है, आपको देखें ना इस वक्त हिंदुस्तान का रुपया जो है वो हमसे 3.5 गुना हो गया। तो हमें बुनियादी तौर पे अब जबकि हमने अपनी मिलिट्री माइट शो की है, तो हमें अपनी इकोनॉमी माइट शो करनी चाहिए। सऊदी अरेबिया के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए। पानी का रोकथाम होना चाहिए ताकि फ्लड कम से कम आए, और इसी तरह गवादर और दूसरे पोर्ट्स, ये वो बहुत कुछ होने वाला है। पाकिस्तान स्टिल इज अ वर्जिन कंट्री, बहुत काम हो सकता है। और आइंदा इंशाल्लाह 20-25 सालों में आप देखेंगे अगर काम होता रहा हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। सर थैंक यू सो मच लशारी साहब, थैंक यू। इमरान साहब, आप तो इस वक्त मेरे ख्याल में लंदन में है, जर्मनी में सर, बर्लिन में। अच्छा, मैं यही चीज आपसे एक कंपैरिजन कराना चाह रहा हूं पाकिस्तान के साथ। हम कहते हैं कि बाहर बड़ी स्ट्रीट क्राइम है, हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हम ये डेमोक्रेसी का भी कहते हैं कि जब ये डिस्कशन होती है सीनियर सियासतदानों से, तो वो भी यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत कमजोर है। तो कंपेयर किया जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो अभी मेयर के वहां पे इलेक्शन हुए, तो मेयर के इलेक्शन में भी वहां पे भी जोहरान जो ममदानी है वो भी यही कह रहा था, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो एक दुनिया के अंदर सबसे जो बड़ा सुपर पावर समझा जाता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर भी यही स्लोगन चल रहा है जी, न्यूयॉर्क के अंदर रोटी कपड़ा मकान। असल मसला क्या है? आवाम का कोई मसला है या नुमाइंदे जो है वो इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि महंगाई महंगाई, रोटी कपड़ा मकान जी? मेरे ख्याल में 12 महीने ये लगा रहता है कि जी सिस्टम नहीं ठीक, और रिपोर्ट्स ये लिखती हैं कि जी अब पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि महंगाई की शरह कम हुई है, लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं है। सर बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका डिस्कशन के लिए, और ये सिर्फ इस पॉइंट को हमें सिर्फ समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या पोजीशन है और बाहर के मुल्कों में इस वक्त क्या पोजीशन है। जी देखें, इसको हम इस तरह से हम लेके चलते हैं कि देखें, अब
पूरी दुनिया में जितनी भी अवाम है ना, वो बिल्कुल वेल अवेयर हो चुकी हुई है कि वहां पे कोई भी ऐसा सियासतदान जो आपको सियासत के टाइम में, सॉरी इलेक्शन के टाइम में आपको अगर अपनी कोई स्पीच देता है और अगर वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता तो अवाम फौरी तौर के ऊपर उसको उसका रिस्पॉन्स देती है। और ये आपके यूएस में मेयर का इलेक्शन एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है जी। अब दूसरी बात यह है कि देखें, अब अगर हम मुआवजा करें ना इसका पाकिस्तान के साथ, तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी ऐसी ही सिचुएशन है सर। पाकिस्तान में भी देखें, अब जब से मीडिया ज्यादा, सोशल मीडिया का दौर है, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा एक्टिव हैं। हर जो यंग जनरेशन के हाथ में मोबाइल फोन है और उसको अपनी राय देने के लिए, अपनी राय दूसरे को आगाह करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑलरेडी वेल अवेयर और पूरी दुनिया में इस चीज को देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। आने वाले दिनों में अब सियासतदानों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना सर, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने मुंह से बोले हुए अल्फाज जो है उसको डिलीवर कब और कैसे करना है, पहला चांस। और दूसरी चीज ये है कि अब वो ये नहीं सोच सकते कि लेट्स सपोज अगर किसी ने कहा है कि जी हमने आने वाले 1 साल के अंदर करप्शन को खत्म कर देना है, तो भाई जी आपसे 1 साल के अंदर अंदर ही करप्शन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपकी जगह के ऊपर जो दूसरा बंदा उसको फौरी तौर पे चांस दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो इसकी गुड गवर्नेंस पे ऊपर जाए। और दूसरी बात यह है कि देखें, हर तरह की भी जितनी भी असाइशेस होती है ना, मतलब जो भी गवर्नमेंट इस वक्त अपने आप को अवाम की सतह के ऊपर अपने आप को पॉपुलर करना चाहती है, वो उन चीजों को डिलीवर कर रही है। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। इमरान साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। सर खुर्शीद साहब, इसमें आप जरा बताइएगा, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट हिंदुस्तान के साथ भी कर देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर भी ये कहा जाता है कि बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, और वो वहां तो ये सुनने को मिलता है कि जो वहां की आवाम का हाल है पाकिस्तान उनसे कुछ बेहतर रह रही है, कुछ वहां के एरियाज की बात की जाए तो। एक तो क्योंकि आबादी भी वहां पे ज्यादा है, दूसरा हम इसी खित्ते के अंदर अफगानिस्तान की बात करें तो वो आपके सामने सूरत हाल है वहां की आवाम का, जो वहां पे लिटरेसी रेट बात करूं, अगर ये दूसरी चीजें बात करूं, ईरान सैंक्शंस की वजह से वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी। इस तमाम खित्ते के अंदर एज ए पैट्रियोट, एज ए सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं हम कहां खड़े हैं? बेसिक बात ये है हाँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत है कि हमारा अपना मुल्क है, हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी दुनिया में इज्जत की जाती है, जिसकी रिस्पेक्ट है। और जैसे IMF की बात हो रही थी कि इस वक्त चाइना, अमेरिका, रशिया, तमाम मुल्क हमें अहमियत देने पे मजबूर हैं और हमें एक बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन जिस तरह आपने इंडिया की मिसाल दी ना, इंडिया का भी यही प्रॉब्लम है कि जो पहले लशारी साहब ने जैसे कहा था कि वो जो दौलत है वो चंद हाथों में है, आबादी बहुत ज्यादा है, तो जो आबादी जितनी ज्यादा है वो महरूम है। तो चूंकि जब मेजोरिटी लोग ये कहते हैं कि जी महंगाई है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो ज़ाहिर है मेजोरिटी लोगों की बात सुनी जाएगी। और वो अवाम कहते हैं ना, नकार है खुदा खल्के खुदा, तो भी जब लोग खल्के खुदा बोलती है तो वो चूंकि ज्यादा लोग गुर्बत में हैं, इसी तरह मतलब चूंकि वो तो 1.5 अरब लोग हैं, वो तो डेफिनेटली उनकी आबादी है, हालांकि उनके पास बेइंतहा दौलत है, बल्कि उनके मुकेश अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर की तरफ देख के अल्लाह में से मांगता नहीं, बल्कि ये कहता है कि कुछ आपको तो नहीं चाहिए गॉड। असल में यानी इतनी दौलत है, ठीक है, मतलब ये कि कहने का मतलब ये कि उस हमारे लोगों के पास भी है, लेकिन ये इकोनॉमी की डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास है उसके ये भी बहुत बड़ा आर्ट है वैसे। वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे आपने बात की है ना, अब बात ये है कि एक वो सोसाइटी का एक ऐसा एम्बिट है कि एक डोमिनेंट है और एक बहुत ही नीचे सतह पे रहता है। अच्छा, पाकिस्तान के भी सबसे बड़ा यही मसला है। 3 तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर, एक है वो आपके जो हाई इलिट क्लास, ठीक है, दूसरा हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास में एक अपर मिडिल क्लास है और एक लोअर मिडिल क्लास है राव साहब, एक है उस सबसे लोअर क्लास, वो सबसे लोअर क्लास वो फकीर हजरात जैसे लशारी साहब ने भी कहा, वो तो इधर से मांग पीन के खा लेते हैं। सबसे बेचारी जो तंग होने वाली आवाम है वो लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास भी कुछ अपना सर्कल चलाती है। इनके लिए मुश्किलात हैं और इनके लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को मजीद जो है वो इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। इसी हवाले से मैं प्रोग्राम का अब थोड़ा सा जो ट्रांजिशन लेने लगा हूं वो ये कि हम तो अब ये बात कर रहे थे जो अवामी तासुर है, जो महंगाई है जी, अवाम ये कहती है तो असल इंपैक्ट्स ये हैं। अभी आपने मेरी बात से मुत्तफिक हुए कि आप जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क में रहते हैं, हम दूसरों से कुछ बेहतर हैं, ठीक है। और मैंने इंट्रो में भी यही कहा था कि पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए और पॉजिटिविटी के अंदर हमारी मस्बत चीजें हैं वो लाएं सामने, वरना तो हमारा पिछले 70 सालों से यही रोना है कि हम महंगाई में है, ठीक है, वो 65 से 60 से लेके यही है राव साहब। अच्छा, अब ये बता दें सर,
कौन से ऐसी चीजें हैं जिसमें आप समझते हैं कि हम अभी वो डिलीवरेंस नहीं कर पा रहे जिसमें हमें डिलीवर करना चाहिए? फॉर इंस्टेंस मैं बात करूं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की बात करें, उसके बाद हम फॉरेन रेमिटेंस की बात करते हैं, टैक्स की सबसे बड़ी चीज है और वो उसमें सूबों का भी हम बात करते हैं, बिजली गैस की बात करते हैं, ये तमाम चीजें हैं। इसमें अभी बहुत सारे लूप होल्स हैं। वो लूप होल्स तो सारे बताते हैं, लेकिन लूप होल्स का हल क्या है, जरा ये बताएं। देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा ना कि एक अपर क्लास है उसके पास बहुत पैसे हैं और जो लोअर मिडिल क्लास है वो बेचारी पिस रही है जी। एक्चुअली ये काम ही गवर्नमेंट का होता है कि वो अपर क्लास से फंड्स लेकर लोअर मिडिल क्लास पे खर्च करती है। जब टैक्स नेट ठीक होगा तो करेंगे ना खर्च कैसे? टैक्स नेट जो है वो गवर्नमेंट का ही काम है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट का, वही मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। जी जी जी। आप जब लोगों से टैक्स लेके, मिसाल के तौर पे जो ये यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे क्या है, वहां पे भी गरीब लोग हैं लेकिन लोग गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करती है थ्रू फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री ट्रेवलिंग, और इस तरह की उनके ऊपर मुख्तलिफ एग्जीबिशन लगाती है, मुख्तलिफ कंसेशन लगाती है, मुख्तलिफ सेल्स लगाती है कि लोग जो इवन मेरा ख्याल है, मुझे याद है मैं यूके में था एक दफा, वहाँ एक बॉक्सिंग डे होता है। ठीक है। बॉक्सिंग डे ये होता है कि जो बिल्कुल जो गरीब लोग जिनको उनके अमीर लोग जो या मालिक उनके चंदा देते थे ना वो बॉक्स में डालते थे, तो वो उन लोगों के लिए है कि जो थोड़े से पैसे हो उसके लिए वो ब्रांड वाली चीज खरीद दे। एक दिन के लिए उनके लिए वो दिन भी बनाया जाता है। हमारे यहाँ चूंकि टैक्स की बेस की प्रॉब्लम भी है और नीचे ट्रांसफर भी नहीं है उस तरह। यानी कि आप गरीब आदमी को मेरे ख्याल में डायरेक्ट पैसे देना किसी को फकीर बनाने वाली बात है। सही बात है। उसकी बजाय आप उसको फैसिलिटीज दें। आप अब ये हो गया क्या है कि इस वक्त आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपको कोई सर्विस नहीं मिलती, आप तंग आके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली महंगा ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वो हर बंदा कहेगा मैं मारा गया। इसी तरह आप एजुकेशन में जाएं तो जो गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो वो प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा, वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, उसको फीसें ज्यादा देनी पड़ेंगी। तो इस तरह तो ये एक डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जो दूसरी बात आपने की वो ये है कि जब इंडस्ट्री की ग्रोथ में मेरी नजर में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारा फ्यूल है। बिजली और हमारे जो पेट्रोल्स हैं वो उसके रेट हमारे इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अब कराची से दुबई का किराया कम है जबकि लाहौर से कराची का किराया ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो फ्यूल सिस्टम है वो उतना महंगा है। इसी तरह जब आप प्रोडक्शन कास्ट निकालते हैं तो आप में उसमें बिजली का इतना अहम फैक्टर है कि वो इतना महंगा होता है कि आपकी कास्ट ही वर्केबल नहीं रहती। और बिजली का हमारी सिर्फ, अच्छा बिजली में मैं कहूंगा कि हमारी पॉलिसियों का मिस्टेक है। हमने सबसे पहले जो महंगे तरीन फ्यूल से जो बिजली बनती थी हमने वो बनानी शुरू की। अच्छा, उसके बाद हमने फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें ख्याल आया तो हमने जो दुनिया में फरसुदा निजाम हो चुका था कोयला, हमने उस पर बनानी शुरू कर दिए। जबकि अल्लाह ताला ने हमें बेइंतहा अच्छे मौसम दिए हैं, जिस तरह सोलर है इसी तरह पानी है। पानी यानी फ्लड में जाया हो जाएगा, हम उसकी बिजली नहीं बनाएंगे। इसी तरह हमने सोलर है, आपको पता है पूरा पंजाब तो पूरा ही तकरीबन मतलब इसमें तकरीबन 9 महीने गर्मी रहती है। हम इसको पहले डेवलप करते तो वो हम आज इस पोजीशन में ना होते, ना महंगी बिजली होती। सबसे बड़ी प्रोडक्शन में रुकावट जो है, जो मतलब गवर्नमेंट दूर कर सकती है, वो है मेरी नजर में फ्यूल सिस्टम। और दूसरी बात यह है कि जो आपने टैक्सेशन सिस्टम की है की बात की है, टैक्स सिस्टम के बारे में मेरा ख्याल ये है कि टैक्स रेट नहीं बढ़ाए जाने चाहिए, टैक्स बेस बढ़ानी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर इंफॉर्मेशन, और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि लोग ये नहीं करते। गवर्नमेंट जब चाहती है आपको बेल्ट लगवा देती है, गवर्नमेंट जब चाहती है आप हेलमेट पहनने मजबूर हो जाते हैं, गवर्नमेंट जब चाहती है आप, और टैक्स नेट को जो है वो थोड़ा आसान बनाना चाहिए। और टैक्स नेट को आसान, इस वसूली को आसान बनाना चाहिए सर। उसकी वजह यह है कि अब मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैं, क्योंकि हम एक लॉयर इंगेज करते हैं तो देन आप फाइल रिटर्न कर पाते हैं, ठीक है। एक आम अगर मिडिल क्लास का बंदा है और अगर उसकी इनकम इतनी है कि वो टैक्स नेट में आ सकता है तो वो उसको तो एक लॉयर इंगेज करे, वो उसका पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। तो वो एक ऐसा सिस्टम मेरे ख्याल में इसमें भी हमें मजीद जो है वो खासतौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई ऐसा करना चाहिए सिस्टम। इमरान साहब, मैं जो ये काइंडली आप भी थोड़ा सा बताइएगा
कि हम बात कर रहे हैं कि लूप होल्स तो सारे बताते हैं, लेकिन लूप होल्स जो है या ग्रे एरियाज हैं जो गवर्नेंस के अंदर, खासतौर पे जैसे मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की बात की, फॉरेन रेमिटेंस की बात की, या एक्सटर्नल बफर्स की हम बात करते हैं जी जो कंसोलिडेशन है, जो हमारी माली फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते हैं हम, तो ये सारी चीजें कैसे फिर मेंटेन होगी? असल जो है वो मसला कहाँ है? या हमारे पास सोच नहीं है, या सोच है इंप्लीमेंटेशन नहीं है उस चीज की? सर दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारे पास सोच भी है और इम्प्लीमेंटेशन भी है, लेकिन मसला है हमारे पास ट्रस्ट नहीं है। किस चीज का ट्रस्ट? हमारी जो बिटवीन एक्सपोर्टर और बिटवीन गवर्नेंस, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट और बिटवीन अवाम। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, बाहर के मुल्क में हम मुआवजा करें अमेरिका का, यूरोप का, तरक्की पजीर ममालिक का, ये बहुत बड़ी बात है ट्रस्ट यहाँ पे लोग, वहां पे सर लोग जो है ना अपनी खुशी से टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पता होता है कि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता अगर हम जॉबलेस हो जाते हैं, या हमारा बिजनेस नहीं रहता, या हमारे इंडस्ट्री में किसी लोन की जरूरत पड़ती है, सो अल्टीमेटली हमारे टैक्स के ही पैसों से इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पाकिस्तान में आवाम ये कहती है कि जी हम तो वैसे ही टैक्स दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, पैम्पर ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें टैक्स दे रहे हैं हम, ठीक है, और अलहदा से हम फिर भी इनको फाइल रिटर्न करके अपने असासों के भी अलहदा टैक्स दें। ये आवाम में भी यहाँ पे मसला है ट्रस्ट का, वो जो आप कह रहे हो। बिल्कुल सर, ये मसला है। अब देखें, अब इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि देखें, पाकिस्तान की जितनी भी सियासत, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तमाम तर सियासी मफादात को एक साइड के ऊपर रख के एक ऑन बोर्ड पॉलिसी बनाई जाए और आने वाले 5 साल के लिए उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए। उस पॉलिसी को नाम दे दें आप ताजिर दोस्त पॉलिसी, या पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान पॉलिसीज। अब उसमें आप दो चीजें डिफाइन करें। पहली चीज ये देखें कि आपके जो भी ताजर तबका, चाहे वो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है, सियालकोट है, कराची है, व्हाट्सएवर केपी की है, जो भी हमारे सूबे में है, अगर कोई हमारी इंडस्ट्री बंद है तो कोशिश करें वो चलेगी कैसे। क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री बंद है तो वो उसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ एक ही बंद है, वो अल्टीमेटली वो रोजगार के मौके मिलेंगे 600 से 800 लोगों को वहां के ऊपर। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर अब उसके मुल्क में अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, हर बंदा पासपोर्ट उठा के पाकिस्तान से बाहर भाग रहा है, हमारा हुनरमंद बंदा जो है वो पाकिस्तान में अपनी एक्सपर्टीज शो करने की बजाय वो बाहर के मुल्क में जाके अपनी एक्सपर्टीज जो है वो शो कर रहे हैं। आईटी सेक्टर आपका इतना अच्छा आईटी सेक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में आईटी सेक्टर चल नहीं पा रहा है। उसकी वजह ये है, वो कहते हैं जी, पहली तो बात ये है कि यहाँ पे 2-2 4-4 दिन तक इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। अब देखिए, सबसे पहले अवाम को, सॉरी, तमाम सियासतदानों को और हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। उस पॉलिसी में ये चीज डिफाइन करनी चाहिए कि जो भी इसके बेनिफिट है वो निचले तबके तक डिलीवर हो। अगर एक घर में 7 लोग 5 लोग पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार कैसे दिया जाएगा? अगर एक घर में 1 कमाने वाला और 4 खाने वाले हैं, उन लोगों की मुश्किलात कैसे दूर की जाएंगी? अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट और काफी हद तक कोई हुनरमंद बंदा है तो उसको हुनरमंद मजीद बनाने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, जब अवाम के पास शऊर होगा, अवाम को पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट को हम पैसा दे रहे हैं वो गवर्नमेंट हम पे यूटिलाइज कर रही है, जो निचला तबका उसके तक चीजें डिलीवर हो रही हैं, तो सर हर बंदा खुशी से टैक्स देगा ना। अगर करोड़ों रुपए कमाने वाला बंदा 2000 रुपए की टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और आप उसको कहेंगे नहीं जी आपने 50 लाख रुपया, जब 50,000 रुपया जमा कराना, तो सर वो नहीं करवाएगा। वो कोई क्यों रास्ता ढूंढ लेगा, वो अंडर इनवाइस कर लेगा, वो अपने रेमिटेंस उठा के दुबई ले जाएगा, वो आपको नहीं देगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने उस बंदे से टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए कि सर पॉइंट आ गया इमरान साहब, आपका पॉइंट आ गया। आता हूं आपकी तरफ। जनाब राव साहब, जरा 1-2 चीजें, जरा आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को अब मुझे सबसे पहले एक चीज बताएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर? अगर सियासी बेयकीनी है तो मईशत को वो कैसे मुतासर करती है? एक तो ये चीज़। दूसरा, सूबों के हवाले से भी साथ मुझे आपने जवाब देना है। एक तासुर ये है, ये गवर्नमेंट ही दूसरी गवर्नमेंट एलिगेशन लगाती है कि जैसे जो मैं बात करूं, अगर PML नून की, वो अब हुकूमत में है, तो वो अब ये इल्ज़ाम लगाती है जो PTI पे कि जो हुकूमत ने अपनी हुकूमत के अंदर जो इन्होंने सेहत कार्ड का इनिशिएटिव दिया था पाकिस्तान के अंदर, हर किसी के ID कार्ड के ऊपर आपका सेहत कार्ड होता था और हर बंदा तकरीबन 7.5 लाख जितना जो है हर सालाना वो हॉस्पिटल से जाके अपना अखराजात ले सकता था, ठीक है, वो एक्सपेंसेस उससे मेडिसिन वगैरह अपनी एक्सपेंडिचर करा सकता था। वो कहते थे कि जी जो ये सूबों के अंदर
ये खर्चे जो किए जाते हैं, ऐसे खर्चे किए जाते हैं, खर्चे तो ये भरता है वफाक इसके एक्सपेंसेस लेता है, लेकिन सूबे इनिशिएटिव्स ऐसे ले लेते हैं जिसको भुगतना पड़ता है वफाक को, और वफाक इनडायरेक्टली जब बाहर से कर्जे लेती है वो सारे इधर ही वो होते हैं। तो इसमें आप बताएं, जब इनिशिएटिव कोई सूबा लेता है तो क्या उसको भी मरूज़ खातिर रखना चाहिए इन सारी चीज़ों को, कि हम किस तरीके से अपनी फाइनेंस किस तरीके से चला रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स पे चल रहे हैं, तो ऐसे इनिशिएटिव ना लें जिससे हमारे फाइनेंस और कमज़ोर हो। पहले तो जो बात आपने की ना जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, वो बात ये है कि जिस तरह असल में जो बिजनेस है ना या इकोनॉमी है वो चलती है स्टेबिलिटी पे, कंटिन्यूअस पे। यानी आपको बिजनेसमैन है वो अगर एक फैक्ट्री लगाना चाह रहा है तो उसको ये पता हो कि ये पॉलिसी है इस वक्त मैंने इंडस्ट्री लगानी है और आइंदा 5 साल भी यही पॉलिसी रहेगी। असल में जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो सबसे पहले जिस चीज को इफेक्ट करती है वो उसका ट्रस्ट लेवल है, क्योंकि वो समझता है कि पता नहीं कल को हुकूमत ये चेंज हो जाए और ये पॉलिसी, और हमारे यहाँ होता भी ऐसी है। यानी आप जब फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो आपको कोई फिगर मिलती है, कोई रेट्स मिलते हैं, आपको इंटरनेशनल ड्यूटीज कुछ और होती हैं, टैक्सेस कुछ और होते हैं, और जिस दिन आप प्रोडक्शन में आते हैं आपको पता लगता है दुनिया ही बदल गई है, मेरी तो फैक्ट्री यानी मेरी तो प्रोडक्ट वर्केबल ही नहीं रही। ठीक है, ये बात होगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेबिलिटी तो देखिए अरब मुबालक में कोई जमहूरियत नहीं है, लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी है। वजह यह है कि वहां कंटिन्यूटी है सिस्टम की। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं एक बड़ी फ्रैंकली बात करूंगा, मुझसे एक दफा मैं ओमान गया था, तो वहाँ के एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे ही पूछा, तो मैंने उनको कहा कि मेरे नजदीक ना मेरी तरफ से भाਵੇਂ मिलिट्री रूल लग जाए या कोई डेमोक्रेटिक बंदा आ जाए, बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि लोगों को 5-10 साल के लिए एक पॉलिसी मिले। जिस तरह ओमान में तरक्की क्यों हो रही है या दुबई में क्यों है, हालांकि वहां तो कोई जमहूरियत नहीं है, तो बात यह है कि सिर्फ कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो जिस तरीके से भी होगी लोगों की बिजनेस और स्टेबिलिटी चलेगी। वरना अगर हम 2-2.5 साल बाद हुकूमतें चेंज होते रहेंगे, वो जिसकी भी होगी वो फिर ऐसी ही सूरत आ रहेगी, क्योंकि एक बेचारा आके सीधा करता है कुछ, दूसरा आके वो कहता है वो पिछले वाले ने तो सारा खराब किया था, मैं अब इसको ठीक कर रहा हूँ। डेफिनेटली माइंड भी चेंज होते हैं, आपके पास आएगा आप कुछ करेंगे, मेरे पास आएगा मैं कुछ करूंगा। तो इस लिहाज से ये स्टेबिलिटी तो 100% चीज चाहिए, क्योंकि ये एक पीस के लिए भी बेहतर है, इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है, एक्सपोर्ट के लिए भी बेहतर है। तो ये तो इसके लिए आपको दूसरा क्वेश्चन क्या था सूबों के हवाले से, सूबों के इनिशिएटिव जो जैसे देखिए ये इसमें मेरा ख्याल में जो है ना ये जो सबसे ये बड़ा प्रॉब्लम है, और जो आजकल हमारे 28वीं तरमीम की भी इस हवाले से उसको ठीक करने की कोशिश, वो जो बल्कि इवन मेरा ख्याल में मैं जो हमारी लीडरशिप है जो इस वक्त मतलब एस्टेब्लिशमेंट जिसको कह सकते हैं, मैं उनकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि वो इसी बात को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पे काम हो रहा है, इस बात क्योंकि जब एनएफसी अवार्ड के तहत एक्चुअली होता ही है कि वो फंड्स तो पहले ही चले जाते हैं, जब वो चले जाते हैं उनकी ऑप्शन पे चले जाते हैं, फिर आप उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरा ख्याल में कि 42% फंड्स रह जाते हैं वहां के पास, जिसमें उसने कर्जे भी देने होते हैं, जिसमें उसने डिफेंस भी करना होता है, तो वो बेचारे के पास सिवाय कर्जे लेने के फेडरल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ही नहीं रहता। सूबों के पास जब बहुत पैसे होते हैं तो वो कई अनयूजुअल और जो अननेचुरल और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, जिससे मुल्क भी नहीं तरक्की कर पाता और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके लिए बिल्कुल मैं इस हक में हूं कि ये एनएफसी अवार्ड जो है इसको रिवाइज होना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि फेडरल गवर्नमेंट भी बगैर पैसों के तो कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करा सकती, तो उसको मैक्सिमम शेयर भी मिले। और जिस तरह के हमारे चारों तरफ हालात हैं, इंडिया है एक तरफ, अफगानिस्तान है, हमारी सिचुएशन भी ऐसी है, तो हमें डिफेंस के लिए भी एक मतलब रिक्वायरमेंट फंड्स अवेलेबल हो ताकि हम अपनी सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना करें। सिक्योरिटी सबसे पहली बात है, उसके बाद ही कोई बिजनेस हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो हमारा दुश्मन मुल्क है जो हमारा भारत, उसके 9 गुना ज़्यादा डिफेंस बजट है उनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान साहब हमारे साथ हैं जी। जी बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, इस पे आप भी सूबों के वाले से थोड़ा अगर आप कोई टेक देखना चाहे, जैसे एनएफसी की भी बात हुई। देखिए एनएफसी पे जो बात है ना, वो बात एक लाइन प्रोग्राम का खत्म होने को एक लाइन में बता रहा हूँ सर, सारे सूबों को ऑन बोर्ड ले, किसी सूबे में महरूमियत नहीं होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल जो भी क्राइसिस है उनको दूर करना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए। सूबों को भी चाहिए कि उनके पास लास्ट चांस है अवाम को डिलीवर करने का, अगर वो नहीं डिलीवर कर सकेंगे तो सर हम सब सर आ गया पॉइंट आपका सर। इमरान जाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राव साहब, खुशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। शारी साहब हमारे साथ थे, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। एट दी एंड क्रक्स यही है कि एज ए
कौम हमें मुत्तहद होना होगा और हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, सियासतदान हैं, उनको आवाम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। ये मेरे ख्याल में एक क्रक्स निकला है प्रोग्राम का। आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।